हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म या टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और हम देखेंगे कि किस तरह की मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है, किस मैग्नेटिक सब्सटेंस में किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहती है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक मटेरियल्स जो रहते हैं, उनको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, दो टाइप्स में। मेन जो है ना, जनरल दो टाइप्स या मेन जो दो टाइप्स हैं वो पहले बताऊंगा मैं आपको। एक रहता है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस, और दूसरा रहता है मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंसेस। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसमें मैग्नेटिज्म जो रहता है वो डाइल्यूट मैग्नेटिज्म रहता है, इसमें कंसंट्रेटेड मैग्नेटिज्म। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, डाइल्यूट मैग्नेटिज्म और यहां पे कंसंट्रेटेड मैग्नेटिज्म। ये चीजें हमें पहले समझनी है कि डाइल्यूट मैग्नेटिज्म क्या होता है और कंसंट्रेटेड मैग्नेटिज्म क्या होता है, यानी मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस क्या होती है। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस का मतलब रहता है जिसमें मैग्नेटिक सेंटर्स, यानी इसकी अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक सेंटर्स रहते हैं, मैग्नेटिक सेंटर्स वो डाइल्यूट रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो डाइल्यूट रहते हैं। डाइल्यूट मतलब रहता है इनमें गैप रहता है। सपोज ये एक मैग्नेटिक सेंटर है, ठीक, इसको मैं ऐसे बताऊंगा, फिर बीच में गैप रहेगी, यानी फिर बीच में मोर देन वन एटम रहेंगे, उसके बाद में दूसरा मैग्नेटिक सेंटर होगा। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल मेटल आयन है, उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा सेंट्रल मेटल एटम या आयन यहाँ पे है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में लीगेंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? लीगेंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस को भी बोल सकता हूं मैं ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट है। अब ये मैग्नेटिक सेंटर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक सेंटर्स का मतलब वो जगह, यानी वो एटम या आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैग्नेटिज्म जो आता है सब्सटेंस में, वो आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से, बोलूंगा मैं ऑर्बिटल मोशन की वजह से, इसी की वजह से आता है ना मैग्नेटिज्म। और न्यूक्लियर मोशन की वजह से भी आता है, न्यूक्लियर मोशन। लेकिन ये जो न्यूक्लियर मोशन वाला मैग्नेटिज्म है ना, इट इज 1000 टाइम्स लेस देन इलेक्ट्रॉनिक मोशन। यानी इसका जो मैग्नेटिज्म है, न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिज्म आता है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन ज्यादातर जो मैग्नेटिज्म आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से या ऑर्बिटल मोशन की वजह से। समझ में आया ना? अब मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो मान लीजिए ये बनाएगा नॉर्थ साउथ, ठीक, नॉर्थ साउथ में ऐसे बनाऊंगा, नॉर्थ साउथ पोल बनाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा ये टाइनी मैग्नेट है, इस इलेक्ट्रॉन को। अब अगर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, तो ये बन गया दूसरा यहाँ पे टाइनी मैग्नेट, नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ साउथ एक ही डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं बोलूँगा कि ये इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया ना? ये दो टाइनी मैग्नेट्स यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जब कंबाइन होता है तो एक कलेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है जो स्ट्रॉन्गर रहता है ना, यानी वो बढ़ जाता है। अब सपोज हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, ये बनाएगा नॉर्थ साउथ, ये बनाएगा साउथ नॉर्थ, है ना। तो ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करेंगे। समझ में है ना? इतना ध्यान में रख लेना। क्लियर? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास में मान लो एक सब्सटेंस है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल के पास में या एक आयन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है।
फिर यहाँ पे दूसरा मेटल आयन है, उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये भी मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट। इसको भी बोलूँगा मैग्नेटिक सेंटर, इसको भी बोलूँगा मैग्नेटिक सेंटर। लेकिन इन दो मैग्नेटिक सेंटर के दरमियान मोर देन वन एटम्स, तो मैं इसको बोलूँगा कि दीज आर मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। समझ में आया? अब मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस क्या रहती है? मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस का मतलब रहता है या तो दो सेंटर्स के बीच में कोई दूसरा एटम नहीं रहेगा, या अगर रहेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एटम या एक आयन रह सकता है। मान लीजिए एक मैग्नेटिक सेंटर है, ये दूसरा मैग्नेटिक सेंटर, बीच में एक लीगेंड है या एक मेटल मतलब एक आयन है या एक एटम है। इनको बोलूँगा मैं ये मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस हैं। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक सेंटर्स रहते हैं वो नज़दीक नज़दीक रहते हैं। इतना तो समझ में आया। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें देखो, इसमें ये जो सेंटर्स है ना, इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मैं बोलूँगा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होती है आपस में, है ना। देखो ये और ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये और ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हों। मान लीजिए एक मैग्नेटिक सेंटर ऐसे है, दूसरा मैग्नेटिक सेंटर का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, लेकिन इंटरेक्ट तो करेंगे ना, क्योंकि नज़दीक नज़दीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक मोमेंट है, एक मैग्नेटिक सेंटर है, बीच में एटम है, फिर यहाँ पे दूसरा मैग्नेटिक सेंटर है, यानी दूसरा एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहे इस तरह हो ये अरेंज या इस तरह हो, इनमें इंटरेक्शन होता है, इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये नज़दीक नज़दीक रहते हैं। यहाँ पे जो दो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस रहती है वो 1 और लेस देन 1 एटम रहती है। समझ में आया ना? एक एटम से कम डिफरेंस मतलब डिस्टेंस रहती है दो मैग्नेटिक सेंटर्स के दरमियान। समझ में आया? और ये मैग्नेटिक सेंटर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक सेंटर है, एक मेटल आयन मान लो जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पे बीच में लीगेंड्स है, दो या दो से ज़्यादा लीगेंड्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स। तो इस केस में यहाँ पे ऑर्बिटल इंटरेक्शन, यानी इसके ऑर्बिटल्स का और इसके ऑर्बिटल्स का कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। नो ऑर्बिटल ओवरलैप और इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक सेंटर्स। जबकि इसमें होता है ना, ये नज़दीक नज़दीक है, ये या तो आपस में ओवरलैप करेंगे। मान लीजिए ये एक मेटल आयन है या एक आयन है या एटम है जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऑर्बिटल्स ऐसे, दूसरा मेटल आयन या एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है ना, इसको बोलूँगा मैं डायरेक्ट ओवरलैप, या फिर ऐसे भी ओवरलैप हो सकता है। मान लीजिए ये मेटल है, इसके ये ऑर्बिटल्स हैं, राइट, दूसरा मेटल यहाँ पे है, ये इसके ऑर्बिटल्स, इनका डायरेक्ट ओवरलैप तो नहीं हुआ, लेकिन बीच में जो लीगेंड है, लीगेंड इसके ऑर्बिटल्स के थ्रू ये ओवरलैप कर सकते हैं ना। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता ही है, राइट। और इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सचेंज इसको बोलूँगा। और इनकी जो स्पिन होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, मान लीजिए इसका स्पिन ऐसे, इसका स्पिन ऐसे, ये आपस में स्पिन कपलिंग भी कर सकते हैं, यानी इनके जो स्पिन होते हैं ना वो कपल होते हैं, यानी कंबाइन होते हैं। क्लियर? समझ में आया? और अगर ये ज़्यादा नज़दीक रहे, मान लीजिए एक मेटल आयन यहाँ पे, दूसरा मेटल आयन यहाँ पे, तीसरा मेटल आयन यहाँ पे, और इन सब का स्पिन एक जैसा है, मान लीजिए ऐसा स्पिन, ये मेटल ये मेटल ये मेटल, इनका स्पिन एक जैसा है, तो ये क्लस्टर ऑफ एटम्स बन गया विद सेम स्पिन। क्या बन गया? मैं बोलूँगा इसको क्लस्टर
ऑफ एटम्स विद सेम स्पिन, जो बिल्कुल बहुत ही नजदीक है, ऐसा जो क्लस्टर विद सेम स्पिन होता है, क्लस्टर ऑफ एटम्स विद सेम स्पिन, इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। यानी मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में डोमेन्स बनते हैं, जबकि यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक सेंटर्स है वो दूर दूर रहते हैं, इनमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ना तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। अब देखो, इस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाहर से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दूर दूर है ना, या मैं बोलूँगा यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंटर है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेटिक, यहाँ पे तीसरा मैग्नेटिक सेंटर। जब इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे ये कलेक्टिव बिहेवियर देखते हैं। उस टाइम पे ये क्या कलेक्टिवली एक कपल्ड यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। उस टाइम पे या तो ये ऐसे तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेंगे, या फिर बिल्कुल अपोजिट। समझ में आया ना? अपोजिट करेंगे, ऐसा हो सकता है। क्लियर? मैं फिर ये बोल सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस रहते हैं ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो उसके साथ में ये कैसा बिहेव करते हैं? एज ए कपल्ड यूनिट। एज ए कपल्ड यूनिट, यानी दूर दूर है लेकिन एज ए कपल्ड यूनिट, या मैं बोलूँगा ये कलेक्टिवली उसके साथ में मतलब इंटरेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पे जो ना, यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि ये जो मैग्नेटिक सेंटर्स ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड हैं और यहाँ पे डोमेन्स बनाते हैं। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की मैं बताऊंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे जो भी हैसियत है वो है डोमेन की, यानी एक क्लस्टर ऑफ एटम्स जो है वो एक डोमेन बनाएंगे, वो एक तरह का बिहेवियर दिखाएंगे। फिर दूसरा, जैसे मेरे पास में एक मेटल पीस है ऐसा, इसमें ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवां ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, ऐसे सो ऑन। इन ग्रुप्स को बोलूंगा मैं डोमेन्स। अब यहाँ पे जो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो यहाँ पे डोमेन्स रेस्पॉन्स देते हैं, मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं? डोमेन्स। या तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, या फिर उसके अपोजिट भी कर सकते हैं, या कुछ डोमेन्स ऐसे बिहेव करेंगे अलॉन्ग विद मैग्नेटिक फील्ड, कुछ करेंगे ऐसे अपोजिट टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी अपनी मर्जी है। समझ में आना? तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड और मैग्नेटिकली डाइल्यूट सिस्टम्स, यानी सब्सटेंसेस। अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा। जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस रहते हैं, इनमें हमारे पास में दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं, दो तरह के मैग्नेटिज्म आते हैं। एक आता है डायमैग्नेटिज्म, और दूसरा आता है पैरामैग्नेटिज्म। अगर आप आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, आप क्या कहेंगे? वो डाइल्यूट है। डायमैग्नेटिक भी डाइल्यूट। अब ये वाली सब्सटेंसेस मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड, इसमें आता है फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? और एक मैग्नेटिज्म भी आता है, उसको बोलते हैं कैंटेड मैग्नेटिज्म। तो ये थी क्लासिफिकेशन, इनके टाइप्स। तो आई होप ये जो लेक्चर है ना, ये आपकी समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले डाइल्यूट यानी मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। उसमें हम डायमैग्नेटिक लेंगे और उसके बाद पैरामैग्नेटिक, उसके बाद में कंसंट्रेट में फेरो, एंटी फेरो, फेरी और लगे तो कैंटेड मैग्नेटिज्म भी डिस्कस करेंगे। चलो आज इतना ही, ठीक है।